पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, बना लो इस धरोहर पुस्तक को अपना। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वशिष्ठ मिशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को राधे राधे, बाकी बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, पिछले 5 दिनों से लगातार एजुकेशन साइकोलॉजी क्लासेस चल रही थी और कल मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आज हम टीचिंग मेथड्स के यानी कि शिक्षण विधियों को लेकर के कुछ सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। शिक्षण विधियां अब आपके कई सब्जेक्ट्स की होती हैं। ग्रेड 3 मेंस के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान के नाम से जिसको आपको पढ़ाया जाता है, वो आपके ग्रेड 2 के अंदर सब्जेक्ट के मेथड्स आते हैं। पर जो कॉमन मेथड्स होते हैं, कॉमन शिक्षण विधियों की तैयारी जो है वो आज अपन क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे और बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है। इसलिए सारे दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दें, लाइक का बटन दबा दें और भैया अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगा ले भैया, ताकि आज की क्लास ऐतिहासिक हो और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सके। चलिए फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। चलिए तो शिक्षण विधियों से आज शुरुआत कर रहे हैं। आज टीचिंग मेथड का गर्दा उड़ने वाला है। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और आप सभी लोगों को मैं सोचता हूं कि शायद पसंद आएंगे। अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्ट आउट करें और निश्चित रूप से इन सवालों में से कई सवाल आपको मेथड्स के अंदर छपे छपाए मिलना तय मान के चलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से और पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्राप्य उद्देश्य कौशल की पूर्ति हेतु छात्रों से कौन सा कार्य करवाना चाहिए? प्राप्य उद्देश्य कौशल की प्राप्ति हेतु छात्रों से कौन सा कार्य करवाना चाहिए? लेखन कार्य करवाना चाहिए, अभ्यास कार्य करवाना चाहिए, चित्र निरूपण करवाना चाहिए या प्रायोजना कार्य करवाना चाहिए? भैया क्वेश्चन आपके सामने है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने तय है, इसलिए भैया शानदार तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से धुआंधार कर दो। धर्मेंद्र जाट, नमिता कुमारी, गुरु, रीट में क्या होगा सर? बहुत अच्छा होगा वही जो ईश्वर ने रचा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। दीपशिका जोशी ए बता रही है, आयशा सी बता रही हैं, दीसू, भावना फौजदार, शैलेश कुमार, गीता शर्मा, उषा, दिलीप, पुष्पा, कल्पना, भावना फौजदार, कंवरलाल, संगीता, पूजा, क्या आंसर दें? सही है भैया। इसमें आंसर देखिए, प्राप्य उद्देश्य कौशल की पूर्ति हेतु। तो पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा समझा कीजिए, अचानक से जो मन में आ जाओ उसी पर कूद मत पड़िए कि भैया बस कर दो काला गोला, इस पर कर दो। देखिए ध्यान से, प्राप्य उद्देश्य कौशल का मतलब होता है कि आपने जो बच्चे को पढ़ाया, उस पढ़ाने को वो और कैसे विकसित करे, जो चीज आपने पढ़ाई वो उसे और कैसे विकसित करे। तो घर जाकर के उसके लिए आप क्या देंगे? गृह कार्य। घर जाने पर बच्चा क्या करेगा? गृह कार्य। और गृह कार्य जब आप उसको देंगे तो वो कौन से कार्य की श्रेणी में आएगा? अब बताइए साहब। बी ऑप्शन के साथ जाने वाले विद्यार्थियों को मैं पर्सनली बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अभ्यास कार्य। अगर आपने बच्चे को कितना पढ़ा दिया और बच्चा उसे घर जाके और पढ़े, तो भैया उसके लिए गृह कार्य दिया जाता है। और गृह कार्य क्या करवाता है दोस्तों? बच्चों को अभ्यास कार्य करवाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो कोई दिक्कत नहीं है, गजब आंसर दिया है, बहुत ही अद्भुत, लाजवाब। फटाफट से क्लास को शेयर करते चलो सारे के सारे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह सूत्र किस शिक्षण विधि में इस्तेमाल किया जाता है? अब देखो, आगमन विधि ऑप्शन में नहीं है भैया। अगर आगमन होती तब तो ज्ञात से अज्ञात वहां आ जाता, लेकिन ऑप्शन देख करके फिर उत्तर देना। ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रदर्शन विधि में होती है, प्रयोग विधि में होता है, संश्लेषण विधि में होता है या विश्लेषण विधि में होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा।
नमिता कुमारी ऑलराउंडर कृष्णा सी बोल रहा है, अनीता जी सी बोल रही है, कृष्णा चेजरा जी बी बता रहे हैं। हमारा गर्दा उड़ गया सर, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, शिक्षण विधियां है साहब, कोई हल्की चीज नहीं है। शिक्षण विधियों को पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए दम चाहिए बहुत। आंसर बताइए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, दबा के लाइक और शेयर हो जाना चाहिए दोस्तों, फटाफट से। क्या आंसर आएगा? सही आंसर दे रहे हैं, सी के साथ जा रहे हैं, सी के साथ जा रहे हैं, सी के साथ जा रहे हैं। और जितने भी लोगों ने इसका सी आंसर दिया है, मैं बधाई देना चाहूंगा उन सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि ये बिल्कुल सही जवाब है। संश्लेषण विधि के अंतर्गत दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर के सूत्र का पालन किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया आयशा जी, सी इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है सी, यानी कि संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर के सूत्र का प्रयोग होता है। और अगर अज्ञात से ज्ञात हो जाता तो, अगर अज्ञात से ज्ञात हो जाता तो तब फिर आंसर क्या आ जाता? विश्लेषण विधि आ जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए सही आंसर यहां माना जाएगा संश्लेषण विधि। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल शिक्षण विधि का आपके सामने ये रहा। वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, कौमा रुचियों, कौमा अभिरुचियों, कौमा क्षमताओं से संबंधित ताकत और कमजोरी के आकलन के लिए किया जाता है, वो कौन सा मूल्यांकन होता है? सत्रीय मूल्यांकन होता है, निदानात्मक मूल्यांकन होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, या संकल्पनात्मक मूल्यांकन होता है? मतलब ऐसा मूल्यांकन जिससे मुझे बच्चों की कमजोरी का, उनकी ताकतों का, इन सब का पता चलता है कि कारण क्या रहे, क्या कमजोरी रह गई, कैसा क्या रह गई, वो बताइए। आदित्य जी, आरती श्रीवास्तव, अनीता, नाहर सिंह, पुष्प सैनी, और बिल्कुल सोच समझ के उत्तर दे दोस्तों, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना, जल्दबाजी में मारे जाते हैं बस, और कुछ नहीं रखा। सही बताइए। ऐसा मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत और कमजोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रहे, किसी भी चीज के कारणों का या कमजोरी का अगर पता लगाना होता तो क्या करते? राधिका शर्मा जी बी बता रही हैं, संदीप जी बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सारे लोग ज्यादातर बी ही बता रहे हैं। और बी आंसर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए। मुरारी गुजर, माया, राधिका, सरोज, कुसुम, अनम, कृष्णा, एलिजा, मोनिका, नीतू, राधिका, इंद्रा, हंसा, केसर, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर करना है? फटाफट से कमेंट आने दो। बी आंसर के साथ जा रहे हैं, और बी आंसर देने वाले बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सही उत्तर है निदानात्मक मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि निदान का मतलब होता है समस्या के कारणों का पता लगाना। समस्या के किसका पता लगाना? कारणों का पता लगाना। और समस्या के कारणों का पता इसी निदानात्मक मूल्यांकन से चलता है, यानी ताकत का भी पता चलता विद्यार्थी की, और कमजोरी का भी पता चल जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बधाई हो आप सभी लोगों को जिन्होंने बी उत्तर दिया है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति के लिए उसकी रचना की गई है, तो उसमें क्या निहित है? विभेदनशीलता, विश्वसनीयता, वैधता या वस्तुनिष्ठता? सोच समझ के उत्तर देना दोस्तों, लैंग्वेज पकड़ के चलना। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिस उद्देश्य के लिए उस प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया है, तो यह मूल्यांकन का कौन सा गुण कहलाएगा? आंसर दीजिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ममता गौर जी बी के साथ जा रही है इसमें, बिल्कुल। अर्चना जाट जी सेकंड ग्रेड के लिए 101% सेकंड ग्रेड के लिए भी है, ये सभी के लिए है। धोनी सी उत्तर बता रही हैं। अनीता, पुष्प, दुष्यंत, गीता, संगीता, ममता, क्या आंसर आएगा? प्रभा चौधरी जी नमस्कार, भरतपुर वालों को नमस्कार साहब, हमारा भी। क्या आंसर आएगा? मनीषा, भूपेंद्र, राधिका, विनोद, अच्छा मेरे नाम से बना रखिएगा आईडी भी। क्या आंसर आएगा? फटाफट से बताओ। क्या कर दूं? सी कर दूं? पक्का? देख लो देख लो देख लो, सोच लेना। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वैधता। वैधता क्यों? क्योंकि वैधता में एक बात लिखवाई थी मैंने पढ़ाते समय भी बच्चों को, कि प्रश्न पत्र का निर्माण जिस उद्देश्य के साथ किया गया है,
प्रश्न पत्र का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, यदि प्रश्न पत्र उस उद्देश्य की पूर्ति कर देता है तो यह वैधता का गुण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बहुत बधाई है भैया, बहुत बहुत बधाई है। सुमन कंवर जी सी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल, और क्लास को शेयर करते रहना दोस्तों। मैक्सिमम बच्चों को पता चलना चाहिए कि टीचिंग मेथड की क्लास भी चल रही है। इकाई योजना के निर्माता कौन है? इकाई योजना, यूनिट प्लान, आंसर दो। इकाई योजना के निर्माता कौन है? हु इज अ फादर ऑफ यूनिट प्लान? इकाई योजना के निर्माता कौन है? किलपैट्रिक है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, मॉरिसन है या हर्बर्ट है? फटाफट से आंसर दो। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? शीला आहारी, रघु मिश्रा, किंग ऑफ हार्ट्स, धोनी, राधिका शर्मा, शीला गुढ़ा, मैना शर्मा, सोनू, दुष्यंत। क्या आंसर आएगा? फटाफट से आंसर दो। क्या आंसर आने वाला है? आशा जी, कंवर, उषा जी, उगांता, पुष्प, क्या आंसर आएगा? फटाफट से बताओ। सही उत्तर आएगा इसके अंतर्गत मॉरिसन। मॉरिसन इसका बिल्कुल सही जवाब है। इकाई योजना के जनक माने जाते हैं प्रोफेसर एच.सी. मॉरिसन, जबकि किलपैट्रिक जो है यह तो कौन सी विधि का जनक माना जाता है? प्रोजेक्ट विधि का जनक माना जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है यह अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि के जनक माने जाते हैं, और हर्बर्ट जो है यह पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली के जनक माने जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिसन। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, दिल जीत लिया भैया तुम लोगों ने तो। चलिए अगला सवाल, प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? जब भी अपन लेसन प्लान बनाते हैं और उसमें जो प्रस्तावना बनती है, उस प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? विशिष्ट उद्देश्य है, पूर्व ज्ञान है, पुनरावृत्ति है या पुनरावलोकन है? आपको पता होगा लेसन प्लान जब अपन बनाते हैं तो उसमें एक प्रस्तावना आती है, एक प्रस्तावना आती है, और वो जो प्रस्तावना है ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना किस चीज पर आधारित होती है? फटाफट से बताओ, ऑप्शन बताओ फटाफट, क्या आंसर आएगा? और दबा के शेयर करो क्लास को भैया एक बार। बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, और ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रस्तावना हमेशा पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होती है, क्योंकि प्रस्तावना में हम कैसे सवाल पूछते थे? जैसे ग्रेविटी का चैप्टर अपन पढ़ाने जा रहे थे, गुरुत्वाकर्षण का, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ाते तो ऐसे नहीं पढ़ाते डायरेक्ट, पहले प्रस्तावना करते हैं। जैसे बताइए आप कहां रहते हैं, तो वो बोलता साहब पृथ्वी पर, तो उसको बोलते शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताओ पृथ्वी के चारों क्या पाया जाता? बोले वायुमंडल, बोले बहुत ही अद्भुत। उसके बाद वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता? पेड़ पौधे, जीव जंतु। पेड़ों के क्या पाया जाता? फल फूल पत्ती। फल टूटा कहां पड़ा? धरती पर। धरती पर गिरने गुण क्या कहलाए? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हो? तो समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक प्रश्न, निरुत्तर, और उसके बाद उद्देश्य कथन। यानी आपको प्रस्तावना में वही पूछा जाता है जो आपको पहले से आता है, यानी प्रस्तावना का आधार होता है आपका पूर्व ज्ञान होता है। आवारा हवा का झोंका, दोस्तों से नमस्कार कर रहे हैं भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीरा शर्मा जी आपको भी राधे राधे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये जब आपकी विधि या शिक्षण विधि जिससे आप पढ़ा रहे हैं वो प्रभावी नहीं हो पा रही है, तब आप क्या करेंगे? जब आपकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो पा रही है तब आप क्या करेंगे? विषय वस्तु पर शिक्षण की प्रभावी व्यू रचना में परिवर्तन करके पुनः पढ़ाएंगे, उस विषय वस्तु को धीरे धीरे पढ़ाएंगे जिसे हमें पढ़ाना है, उस विषय वस्तु को पूर्ण करने के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करके दोबारा पढ़ाएंगे, या छात्रों से कहेंगे कि जो विषय वस्तु पढ़ा दी गई है उसे मन से पढ़ लो, अन्यथा अगली कक्षा का इंतजार करो। सही आंसर क्या होगा? देखो बताओ। गांव का छोरा, बहुत बढ़िया भैया। निर्मला कुमारी, राजकिरण गुप्ता, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा सही उत्तर क्या आएगा? फटाफट से, फटाफट से। और खींच के क्लास को शेयर कर दो दोस्तों एक बार, सारे के सारे दोस्त क्लास को शेयर कर दो। पूजा मिश्रा जी, अनीस, कृष्ण, शांति, दीपशिखा ऑलराउंडर, ओम प्रकाश, संगीता, कृष्ण, धोनी ऑलराउंडर, ममता, जीएल बोर्ड, क्या आंसर आएगा? फटाफट से आंसर दो भैया। आशु चौधरी, सुनीता, तक्षिका, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा भैया? फटाफट से बताओ। बताइए साहब, कोफ्ते खाए जा रहे हैं
चलिए चलिए, कुछ नहीं, ऐसे बोल रहा हूं। क्या आंसर आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब दिया है। विषय वस्तु के ऊपर प्रभावी शिक्षण व्यू रचना जो है उसमें परिवर्तन करेंगे और दोबारा से पढ़ाएंगे। हो सकता है कि जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हो इंपैक्टफुल ना आ रहा हो, तो दूसरा मेथड अपनाएंगे और उस दूसरे मेथड की सहायता से फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि एक परीक्षण एक समूह पर 2 या 3 बार प्रशासित किया जाए तथा हर बार समूह के छात्रों के अंकों में निश्चितता बनी रहे, तो उसे कौन सी विशेषता कहा जाएगा? मतलब एक कॉपी को 10 टीचर मिलकर के चेक कर दें, समझ रहे हो, एक कॉपी को 10 टीचर मिलकर के चेक कर दें, फिर भी नंबर वो की वही आ रहे हैं, एक भी नंबर ऊपर से नीचे नहीं हो रहा, 50 में से 50, तो 50 में से 50 नंबर ही आ रहे हैं चौरे के साथ, कहीं दुख दर्द नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस क्वालिटी को आप क्या कहोगे? फटाफट से बताओ, बताओ साहब। आयशा जी बता रही है कि साहब इसमें ए आएगा, इसमें आएगा या पिछले वाले में ए बता रही है? आराम से सोच के बता देना है ना, इसमें क्या आंसर आएगा? सोनल कुमारी, पूजा, मनीषा, इसमें क्या आंसर आएगा? फटाफट बताओ। यानी एक टीचर, एक बच्चे को भी 10 टीचरों ने मिलकर के चेक कर दी, बिल्कुल रीट में नहीं है कि बावड़ा और रीट में नहीं है मापन मूल्यांकन। अगर एक बच्चे की 10 टीचरों ने मिलकर कॉपी चेक कर दी, फिर भी नंबर वही आ रहे हैं, तो ये क्या माना जाएगा? जल्दी से उत्तर दो भैया, क्या माना जाएगा ये? बताओ। अरे भैया ये क्या माना जाएगा? विश्वसनीयता माना जाएगा, विश्वसनीयता माना जाएगा। बार लैंग्वेज पकड़ लिया करो ना यार, कि अगर एक टीचर मिलकर के या 10 टीचर मिलकर एक चोरे कॉपी चेक कर रहे हैं, फिर भी नंबर वही आ रहे हैं, तो ये क्या है? वस्तुनिष्ठता है या विभेदकारिता या विश्वसनीयता? सीधी सी बात। चलिए अगला सवाल। ओवरहेड प्रोजेक्टर का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP का कक्षा में प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइएगा। अध्यापक के काम के भार को कम कर देता है, अध्यापक के काम के भार में वृद्धि कर देता है, अध्यापक के लिए शिक्षण को रुचिकर बना देता, अध्यापक के लिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और प्रभावी बना देता है। चारों ऑप्शन एक जैसी शकल के हैं। बहुत बढ़िया आयशा जी, ऑलराउंडर कृष्णा, सौरभ, बबीता जाट, रामवीर, बहुत बढ़िया भैया। विनोद कुमार, ताबरियार, जलियावाला बाग हत्याकांड बांसवाड़ा से भी, बिल्कुल साहब, बात क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए, और क्लास को शेयर करने की स्पीड बढ़ाओ भैया फटाफट से। क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन के साथ जा रही है सारी दुनिया, और डी ऑप्शन के साथ जा रही है। और जो बंदे डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा उन सभी विद्यार्थियों को कि ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि OHP का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक इंपैक्टफुल और अधिक प्रभावी बना देता है। चलिए अगला सवाल। बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया था? बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सुझाव किसने दिया था? यानी इस पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का क्या पूछा जा रहा है आपसे? जनक पूछा जा रहा है। आंसर क्या आएगा? फटाफट से बताएं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सुझाव किसने दिया था? जेम्स ली हॉलैंड ने दिया था, डेजी मॉरविल ने दिया था, एच.सी. मॉरिसन ने दिया था, या B.F. स्किनर ने दिया था? किसने दिया था भैया? संदीप कुमार जी बोल रहे सर आपकी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी नहीं, तो मेरा दोस्त है भाई, अपना तो गहन संबंध है। फटाफट से आंसर दो, क्या आंसर आएगा? जल्दी फटाफट। बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए, अरे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का जनक पूछ रहा है, और यहां बी ऑप्शन की झड़ी लग गई है, और बी ऑप्शन देने वालों को मैं बधाई देता हूं कि बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। डेजी मॉरविल जॉन, इन्हों को ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का जनक माना जाता है, जिसमें एक निश्चित परिस्थिति में बालक के व्यवहार का निरीक्षण करके उसके व्यक्तित्व का आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। चलिए भैया अगला सवाल। पाठ योजना का प्रादुर्भाव किस संप्रदाय से माना जाता है? पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ? गेस्टोल्ट मनोविज्ञान से हुआ है, औद्योगिक मनोविज्ञान से हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान से हुआ है, या क्लिनिकल मनोविज्ञान से हुआ है? बहुत अद्भुत सवाल है भैया, गतई गर्दा उड़ा देने वाला सवाल है। आंसर क्या है जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आवारा हवा का जो गुरुजी, कैसे हो गुरुजी? मस्त है, एक नंबर है भैया। क्या आंसर आएगा? बनवारी मीणा, भवरी बाई, गायत्री शर्मा,
क्या आंसर आएगा फटाफट बताओ। संगीता, ऑलराउंडर कृष्णा, निर्मला, रीना, शशि, क्या आंसर कर दूं? जल्दी बताओ भाई, ए कर दूं? पक्का? और बधाई देना चाहूंगा उन सारे विद्यार्थियों को जिन्होंने ए उत्तर दे दिया है, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब है भाई। पाठ योजना की उत्पत्ति गेस्टोल्ट संप्रदाय से मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने ही पाठ योजना की क्या दी थी? अवधारणा दी थी, जिसमें कुछ लोगों के नाम आते हैं जैसे कि वर्दीमर, कोहलर, कोखवा। लेकिन पाठ योजना का जनक कौन है? तो भैया J.F. हर्बर्ट को माना जाता है। और इसके साथ ही यहां पर आंसर हो जाएगा गेस्टोल्ट मनोविज्ञान हो जाएगा। हाँ सुरेश योगी जी, देखो सुरेश योगी जी था को नाम भी ले लिया या नहीं, कहीं कर रहे जो। चलो अगला सवाल, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बहुचयनात्मक यानी कि बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सत्य असत्य प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति है, सारे के सारे सरकारी ऑप्शन के साथ जाओगे क्या? फटाफट बताओ, फटाफट बताते चलो भैया, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रगड़ेंगे आज। और क्लास को शेयर करिए, रफ्तार बढ़ा दो भैया, खींच के दबा के क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। निशु जैन जी, आरजे 34, संदीप कुमार अपना राजस्थान, बहरलाल रोयल साहब गुड इवनिंग साहब, ममता मीणा जी, प्रभा चौधरी जी, रविंदर जीएल बोर्ड, पुष्पा, ब्रजेश, सिद्धार्थ, चांदनी, क्या आंसर करें? क्या कर दे आंसर? आंसर कर दीजिएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी वस्तुनिष्ठ होते हैं, सत्य असत्य भी इसी में आते हैं, रिक्त स्थान भी इसी में आते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न कौन सी प्रश्नावली का उदाहरण है? ये सारे के सारे प्रश्न बंद प्रश्नावली का उदाहरण है, जिसके बारे में किसने बताया था? हमें वुडवर्थ के द्वारा बताया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आहा, अब आया ना क्वेश्चन गजब का, तो धर्रे उड़ा देने वाला क्वेश्चन तो अब आया है। प्रायोजना यानी कि प्रोजेक्ट विधि के अव्यवस्थित सोपान दिए गए हैं, इनमें से इन सोपानों का तार्किक क्रम ढूंढे। यानी कि प्रोजेक्ट विधि में जो 6 पद आते हैं उन 6 पदों को छांट के क्रम में करो। देखें 4 ये ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, तो भैया मजा आ जाएगा। राजकुमार जी क्या लिख रहे हैं? राजू ठेठ जिंदाबाद। बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है, सही बात है। बताइए क्या आंसर आएगा? गांव का छोरा बोल रहा है सरकारी ऑप्शन आएगा। अरे इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा सरकारी? आंसर तो फटाफट। 12 में डी, हाँ वो ठीक है। आयशा जी वो उत्तर आपका ठीक है। इसमें क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आंसर आएगा? विक्रम सिंह जी डी बता रहे हैं, रुचि मीणा जी धौलपुर से गुड इवनिंग कर रही है, साहब गुड इवनिंग आपको भी। चंचल जी 13वें में सी बता रही है, पायल दायमा जी इसमें सी बता रही है, अनीता जी सी बता रही है। क्या आंसर आएगा? क्या करें आंसर? चलो अब मैं छांटता हूं। सबसे पहला पद देखो आप, सबसे पहला पद होता है परिस्थिति उत्पन्न करना, ठीक। उसके बाद में होता है प्रोजेक्ट का चुनाव करना या उद्देश्य निर्धारण। क्या बताएंगे? बताओ फटाफट, आंसर क्या करके आएंगे आप? पहले तो ये बताओ 13वां क्वेश्चन क्या सही उत्तर होगा, फटाफट से बताओ। क्या आंसर करेंगे? दूसरे नंबर पर अपन ये करेंगे, प्रोजेक्ट का चयन करेंगे, उसके बाद अपन तैयार करेंगे प्रोजेक्ट की योजना, ठीक। उसके बाद में अपन करेंगे योजना के अनुसार कार्य करेंगे, है ना। 1 2 3 और 4, यानी कि अपन उसके अनुसार योजना के अनुसार कार्य करेंगे और योजना के अनुसार कार्य करके और फिर अपन करेंगे प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, और मूल्यांकन करने के बाद सारे कार्य का क्या रखेंगे? लेखा जोखा। यानी कि ये हो गया आपके सबसे पहले 3 फिर 2, है ना। देखो 3 और 1 फिर 2, तो ये 3 1 2 कहां आ रहा है? 3 1 2 3 1 2, ये रहा सा 3 1 2 5 4 6, ये सही उत्तर होगा। यानी सबसे पहले तो अपन लेंगे प्रोजेक्ट के लिए परिस्थिति उत्पन्न करेंगे, फिर प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे, फिर उसकी योजना बनाएंगे, फिर योजना के ऊपर कार्य करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर सारे कार्य का लेखा जोखा तैयार कर लेंगे भैया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलिए जी अगला सवाल, बहुत गजब का क्वेश्चन था यार, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। तो कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है?
एक विधि आती है ना आपके अभिक्रमित अनुदेशन विधि, उसका सिद्धांत नहीं है। लघु पदों का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, अमूर्तता का सिद्धांत या तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन एक विधि आती है, उसमें काफी सारे सिद्धांत लागू होते हैं, उनमें से कौन सा सिद्धांत है जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि के ऊपर लागू नहीं होता? आपके सामने ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दीजिए। राधिका सर सूप पी लो। बिल्कुल पिएंगे साहब, सूप जरूर पिएंगे। संगीता शर्मा जी, कैलाश डेलू जी, गीता बीणा, धोनी। क्या आंसर आएगा इसमें? क्या आंसर आएगा? सी 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 सी। इतना सी मत करो कि सी लगने लग जाए, मतलब सर्दी लगने लग जाए। सही आंसर आएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी, अमूर्तता का सिद्धांत। इसमें कभी भी अभिक्रमित अनुदेशन में अमूर्तता का सिद्धांत लागू नहीं होता। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जनक माना जाता है स्किनर को, और अभिक्रमित अनुदेशन विधि के अंतर्गत कई सारे सिद्धांत आते हैं, जिसमें छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी आता है, स्वगति अधिगम का सिद्धांत भी आता है, तत्काल फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि का सिद्धांत भी आता है, लेकिन अमूर्तता का कोई भी सिद्धांत कभी भी अभिक्रमित अनुदेशन विधि में नहीं आता। चलिए साहब, अगला सवाल। निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग के लिए सही उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग के लिए सही उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों की सीखने गति में सुधार करना, विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाए रखना, विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना, या अधिगमकर्ता की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। इन चार में से कौन सा एक उद्देश्य श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का नहीं माना जा सकता? फटाफट से बताइए। अरे वाह भैया, रॉयल गेमिंग, तेरा तो उत्तर सही निकला भाई। क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग के लिए सही उद्देश्य नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, खींच के उत्तर दीजिए और दबा के शेयर कीजिए भैया क्लास को एक बार। दीपशिका, सुरेश योगी, ममता मीणा, सुमन कंवर, संगीता शर्मा, कैलाश डेलू, सरोज, ममता, राधिका, अंशु, पुष्पा, जितेंद्र, राधिका, रेखा, बबीता, मनोज, जीकेपी, दीपांशी, हीरालाल, सिम्मी शर्मा, रामप्रसाद, प्रभा चौधरी, राधिका, फनी एनिमल्स वीडियोस, राजकिरण। क्या आंसर आएगा इसमें? सी या डी? सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना। केवल एक सूचना प्रदान करना उद्देश्य नहीं है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया को और रोचक और प्रभावी बनाना है, यानी केवल सूचना प्रदान करने के लिए हम श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग नहीं करते, शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए हम सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। चलिए साहब, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसमें वह विद्यार्थी यानी कि पदार्थ को अपने आदर्शों के अनुसार अपने स्कूल में ढालता है। यह कथन किसका है? ये बंकिंघम का है, ये कलिंघम का है, ये सनिंघम का है, ये कनिंघम का है? क्या गजब ऑप्शन है भैया, आंसर दो भैया। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले पेपर के अंदर, ध्यान रखना। ये आज क्वेश्चन करोगे ना, याद आएंगे जिंदगी में आपको। बीकानेरी शेर, गुड इवनिंग भैया। पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके मारा हुआ पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार स्टूडियो में ढाल सकता है। किसका कथन है? बताओ बताओ बताओ। डी ऑप्शन, डी। डी के साथ जा रहे हैं क्या? डी कर दूं क्या? क्या आंसर करूं? सुरेश योगी जी, बहुत बढ़िया। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिंघम। ये डेफिनेशन कनिंघम की है और ये इतनी बार एग्जाम आ चुकी कि जैसे मान लो अगर 100 बार पेपर हुआ है ना, तो 80 बार ये परिभाषा बार बार आई है। इसलिए इस परिभाषा को घोट के पी लेना भैया, बिल्कुल आलपोर्ट की परिभाषा की तरह। चलिए अगला सवाल। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूरिस्टिक, आंसर दो। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? और खींच के शेयर चलते रहो भैया, क्लास को शेयर करते रहो, धुआंधार तरीके से फैलाते रहो। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल ने किया था, किलपैट्रिक ने किया था, बर्ट्रैंड रसेल ने किया था, या H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था? जल्दी बताओ भैया। डी कर दे, इसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 17 में डी आएगा क्या? और डी ऑप्शन की झड़ी लग गई है और डी इसका बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि प्रोफेसर हेनरी
एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इसके जनक हैं। और ह्यूरिस्टिक जो है ना, ये ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा के शब्द, एक ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से बना है, जिसका अंग्रेजी अर्थ होता है आई फाइंड आउट, यानी कि मैं खोजता हूं। और इस खोजता हूं शब्द के कारण ही इस विधि को खोज विधि भी कहा जाता है, अन्वेषण विधि भी कहा जाता है, अनुसंधान विधि भी कहा जाता है, स्वयं खोज विधि भी कहा जाता है, और आपकी ह्यूरिस्टिक विधि भी इसको कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा साहब, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण सामग्री का प्रमुख कार्य है? निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण सामग्री का प्रमुख कार्य है? ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करवाना, ध्यान आकर्षित करना, समय और ऊर्जा को बचाना, या समस्या को हल करना? कौन सा शिक्षण सामग्री का प्रमुख कार्य है? ध्यान रखिएगा जिंदगी में एक बात, सहायक सामग्री का प्रयोग हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया भैया, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया, सही उत्तर जा रहे हैं भैया। आंसर दीजिए क्या आएगा? इंदिरा लटियाल जी नमस्कार, नमस्कार आपको भी। गांव का चौरा, गोविंदा, राधे, बीकानेरी शेर, सिम्मी शर्मा, सिद्धार्थ, धोनी, अजय, महजबीन, मोनिका, प्रभा, क्या आंसर आएगा? बबीता, ऋषि, सुमन। अब देखना है लड़का बोलेगा सर आप लड़कियों के कमेंट पढ़ते हो। अबे मैं करूं तो क्या करूं, लड़कियों के कमेंट आ रहे ज्यादातर, तुम्हें क्या करूं? तुम तो कमेंट करो फटाफट। रॉयल गेमिंग, आरती माड़ी, जैनी, अल्फा, मनोज, राधेश्याम, ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं भैया। और बधाई देना चाहूंगा उन सारे विद्यार्थियों को जिन्होंने इसका उत्तर ए दिया है, क्योंकि ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षण सामग्री का प्रमुख कार्य है हमारी ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करवा लेना। और ध्यान रखना, हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। क्या क्या होती हैं? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 1 2 3 4 5, ये 5 ज्ञानेंद्रिय होती है भैया। इनको आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल, खोज उपागम में जेरोम ब्रूनर विद्यार्थी को किस रूप में देखता है? जैसे मान लो खोज विधि है, तो खोज उपागम किसके ऊपर आधारित है? जेरोम ब्रूनर से संबंधित है। अब जेरोम ब्रूनर विद्यार्थी किस रूप में देखता है खोज उपागम में? अपने ज्ञानार्जन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर। दूसरा, स्वतंत्र एवं सक्रिय अनुसंधान करता। तीसरा, पूछताछ करने वाला, या डी उपरोक्त सभी भैया? क्या आंसर आएगा? आंसर तो खींच के, धोनी भैया सही उत्तर जा रहा है। और क्लास शेयर होती रहनी चाहिए भैया, क्लास शेयर होती रहनी चाहिए लगातार, धुआंधार। क्या आंसर आएगा? बी के साथ जा रहे हैं। अरे सरकारी ऑप्शन के साथ जाओगे क्या? आयशा, डी ऑप्शन जा रहे हैं। कालूराम जी, माही हनुमान जी, एलिजा, राजू, मनोज, पुष्पेंद्र, मुकेश, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। और डी उत्तर देने वालों को बधाई देना चाहूंगा, यह बिल्कुल सही जवाब है। खोज उपागम में जेरोम ब्रूनर विद्यार्थी को यह देखता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, तो आत्मनिर्भर तो हो गई, स्वतंत्र और सक्रिय रूप से सीखेगा और पूछताछ कर करके सीखेगा, पूछ पूछ के सीखेगा, और इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बहुत अद्भुत साहब, बहुत अद्भुत। अब आ रहे हो तुम धीरे धीरे फॉर्म में। अधिगम के लिए आकलन जिस दृष्टि का प्रयोग करता है वो क्या है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन का मतलब हो गया सीखने के लिए आकलन। 2 प्रकार का आकलन होता है, एक तो सीखने का आकलन होता है और एक सीखने के लिए आकलन होता है। अब बताओ भैया ये किसके लिए आएगा? योगात्मक के लिए आएगा, योगात्मक मूल्यांकन के लिए आएगा, रचनात्मक के लिए आएगा, मानक आधारित आएगा, या अधिगम का आकलन आएगा? क्या आंसर आएगा? फटाफट से बताओ, फटाफट से सही उत्तर बताइए भैया क्या आएगा। और क्लास को दबा के शेयर करते चलिए भैया, क्या आंसर आएगा? योगात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन? आप तो इन 2 में से एक उत्तर दो मुझे फटाफट। केसर, राव साहब, धोनी, सिम्मी, प्रभा, मनोज, क्या आंसर आएगा इसमें? सीखने के लिए आकलन, एक तो होता सीखने का आकलन,
सीखने का आकलन जब आता है तब तो होता है योगात्मक, लेकिन ये पूछ रहा है सीखने के लिए आकलन, कि बच्चों को बीच में कहीं तकलीफ तो नहीं आ रही है। इसका मतलब सही उत्तर होगा रचनात्मक मूल्यांकन। इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी, और बी उत्तर देने वाले बधाई के पात्र है भैया, बहुत बढ़िया राधिका जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल। विद्यार्थियों की बेहद मांग पर मिशन लेकर के आए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, स्पेशल महाबचत ऑफर 3 से 5 दिसंबर। देखो भैया, एग्जाम आ चुकी है पास में, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो वीक रह गया हो, उसे कोर्स परचेज कर लो, 90% का डिस्काउंट है 3 से लेकर 5 तारीख तक। और भैया कोर्स परचेज करके उस माइनस पॉइंट को प्लस बनाओ और इस बार के एग्जाम का गर्दा उड़ाओ, धुआंधार, और आगे बढ़ो भैया। चलिए अगला सवाल। पाठ योजना के पंचपदीय उपागम के प्रवर्तक कौन थे? पाठ योजना के पंचपदीय उपागम के प्रवर्तक कौन थे? हर्बर्ट थे, क्राउडर थे, ब्लूम थे या बॉसिंग थे? उत्तर दो साहब, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए भैया। राधिका शर्मा जी, सीताराम जी, ऑलराउंडर कृष्णा, चांदनी सिंह, ममता शर्मा, राधिका शर्मा, पुष्प हीरालाल। आज तुम सबके कमेंट पढ़ूंगा मैं, जितने लोग दे रहे हो सबके कमेंट पढ़ूंगा बस आज, लेकिन फटाफट से आंसर दो धुआंधार, और शेयर करो एक बार सारे के सारे क्लास को, जितने भी लोग हो अपने अपने लगाओ व्हाट्सएप स्टेटस पर चिपकाओ। क्या आंसर आएगा? नमिता कुमारी, आयशा जी ए बता रही है, सोनल, शिल्पा, किंग ऑफ हर्ट्स ए के साथ जा रहे हैं, और ए बिल्कुल सही जवाब है भैया। हर्बर्ट ने ही पाठ की पंचपदी प्रणाली दी थी, और 5 पद क्या बताए थे? पहला पद तो बताया था प्रस्तावना, दूसरा पद बताया था प्रस्तुतिकरण, तीसरा बताया था तुलना, चौथा बताया था सामान्यीकरण, और 5वां बताया था प्रयोग। ये 5 पद बताए थे इस देवता ने, हर्बर्ट ने, इसलिए पाठ योजना का जनक भी आता ही है। चलिए अगला सवाल। कौन सा ब्लूम के द्वारा बताए गए शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत सर्वोच्च माना गया है? कौन सा ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना गया? सर्वोच्च मतलब 6 बताए थे भाई ने 6 बताए थे, उन 6 में से सर्वोच्च कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग या मूल्यांकन? सर्वोच्च भैया, सर्वोच्च। फटाफट से आंसर दो, सर्वोच्च कौन सा आएगा? फटाफट से आंसर दो। सीताराम जी, काइयों को जी, मोनी शर्मा, रवि मीणा, मनोज कुमार, ओमकांत, हीरालाल, गीता। डी आंसर जा रहा है, डी आंसर। सोच के उत्तर दीजिएगा भैया, क्या आंसर आएगा? बी आंसर जा रहा है कई लोगों का, सी आंसर जा रहा है कई लोगों का, कहां जा रहा है? कोई खुद कहां जा रहा है भाई का पता नहीं किसी का। सही आंसर आएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ब्लूम ने जो 6 उद्देश्य बताए थे ज्ञानात्मक, उसमें पहला ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और क्या था? मूल्यांकन। अब ये जो 6 हैं, इन 6 में से ज्ञान और बोध तो माने जाता है निम्नतम, ज्ञानोपयोग विश्लेषण माने जाता है मध्य स्तर, और संश्लेषण मूल्यांकन माने जाते हैं उच्चतम स्तर। तो उच्चतम कौन सा हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल। कौन सी दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? वास्तविक वस्तु, प्रतिरूप, तस्वीर या रेडियो? फटाफट से आंसर दो भैया। पप्पूलाल जी, पप्पूलाल लोढ़ा जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मोनिका जाटावत जी, बिल्कुल आपका नाम भी लेंगे साहब, क्यों नहीं लेंगे आपका नाम। अनीता जी, कविता, दीपशिखा जोशी, अंश अरोड़ा, धोनी। डी ऑप्शन के साथ जारी सारी दुनिया, और भैया गर्दे उड़ रहे हैं, धुआंधार। सही आंसर आएगा रेडियो, क्योंकि रेडियो सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। कुछ लोग मतलब सर रेडियो दिखाई भी देता है, देखो रेडियो पड़ा हमारे सामने, मेरे को तो दिख रहा है। अरे रेडियो में से जो बोल रहा है वो थोड़ी दिख रहा है। तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो, जिसका आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। और शिक्षा के क्षेत्र में भी रेडियो पर क्या चल रहा है? इसके ऊपर चल रहा है आजकल शिक्षावाणी चल रहा है, जिसके ऊपर दूरस्थ शिक्षा और कोरोना काल के अंदर शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कक्षा 1 से 12 तक के लिए। चलो अगला सवाल।
कौन सा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? लघु पदों का सिद्धांत। यानी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन एग्जाम में भी कई बार आया। लघु पद का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपुष्टि, धीमी गति का सिद्धांत, या सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत? फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर चाहिए मुझे फटाफट। सीताराम, ऑलराउंडर, उगानता गुणावत, पीएम, हीरालाल नीनमा, राव साहब, क्या आंसर आएगा? क्या करें इसमें? क्या करें? सी डी सी डी सी डी सी डी, सी ऑप्शन के साथ। गजब भैया, बहुत गजब, बिल्कुल 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 सी ऑप्शन जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। सही आंसर होगा धीमी गति का सिद्धांत। अरे भैया, स्वय गति अधिगम का सिद्धांत होता है, धीमी गति का नहीं होता। काहे की धीमी गति भाई? सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सी गणित शिक्षण के लिए प्रभुत्ववादी व्यू रचना है? अब देखो, ये गणित हटा दो चाहे से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से चाहे लो आप गणित हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। लो आप क्वेश्चन पढ़ लो। इनमें से कौन सी शिक्षण के लिए प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचना है? मतलब ऐसी कौन सी विधि है जो शिक्षक केंद्रित विधि है, बाल केंद्रित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और फटाफट से आंसर आना चाहिए, धुआंधार आना चाहिए भैया। और चारों तरफ यत्र तत्र सर्वत्र क्लास को फैलाते रहे, लाइक और शेयर का बटन दबता रहना चाहिए। फटाफट से आंसर दो। कौन सी शिक्षण के लिए प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यू रचना? मतलब टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, बाल केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित विधि है। फटाफट से आंसर दो। माही अनुवंत, ओमकांत सैनी, अंतिम, राहुल पहाड़िया, ऑलराउंडर धर्मपाल। बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर आना चाहिए। गरबा गरम चाय के साथ क्लास लेने का एक अलग ही मजा है, बस इसके साथ पकौड़े और हो जाते तो। चलिए आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन के साथ जारी सारी दुनिया, प्रियंका, राहुल, मेघार, राजूर, जसवंत लोढ़ार, ये महजबीन, राहुल पहाड़ियार। बहुत बढ़िया भाई, सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान व्यू रचना। क्योंकि व्याख्यान विधि संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल है भाई। ये वो है जिसमें टीचर कहता था बचपन में, याद करो, कि तुम्हारे को भी कहा होगा, खड़ा हो, पाठ पढ़ दे, कल प्रसन्न कल्याण। अब फिर अपने आप को रोते रहते थे, ना तो वो टीचर कभी जिंदगी में जी पाए ना हम जी पाए, क्योंकि भाई साहब समझ भी नहीं आता था। व्याख्यान विधि ही एक प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि है जो टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिक्षण की उदासीनता क्या है? वाह वाह वाह, लगातार लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है आज तो। शिक्षण की उदासीनता क्या है? शिक्षण उदासीन है, न्यूट्रल है। यह शिक्षकों की एक बाधा है, ये विद्यार्थियों की एक बाधा है, ये शिक्षण की एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना होगा और अपने आप को एनर्जेटिक बनाकर के बच्चों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बैठक की तरह थी कि बैठक की तरह पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, एनर्जेटिक होकर पढ़ाना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है, उपरोक्त तीनों। फटाफट आंसर बताइए क्या आएगा? फटाफट से आंसर बताइएगा क्या आएगा? डी ऑप्शन के साथ जारी भैया दुनिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। धोनी डी बता रहा है। यार धोनी के सारे सवाल कैसे सही जा रहे भाई? धोनी मैच छोड़ के तूने यार तैयारी करना चालू कर दी मास्टरों की। शिक्षण की उदासीनता क्या है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ऑल 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 ऑल। सरकारी के साथ जा रहे हो क्या? सरकार के साथ जाओगे? पक्का 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 पक्का? तो ये लीजिए भैया, सरकारी ऑप्शन सही उत्तर करेंगे अपन, क्योंकि शिक्षण की उदासीनता टीचर के लिए भी एक बाधा है, विद्यार्थियों के लिए भी है, शिक्षण की भी एक चुनौती। उपरोक्त तीनों इसके अंतर्गत फिट होते हुए नजर आएंगे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और जल्दी से क्लास को तुरंत धुआंधार शेयर करते चलो दोस्तों। दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण किया गया जिसे अनुभव का शंकु कहा जाता है। अनुभव का शंकु, अनुभव का शंकु यानी कि अनुभव का त्रिकोण उस रूप में देखा जाता है। ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अनुभव का त्रिकोण पूछ रहा है, इसका जनक पूछ रहा है भैया। एडगर डेल, एस्पिच विलियमसन, स्मिथ और मुरे और सुसन मार्केल। फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो, खींच के फटाफट से आंसर दो, मजा आना चाहिए। धोनी, राधिका शर्मा। ए धोनी ने फिर देखो सही उत्तर दे दिया। अरे वाह भाई धोनी, गर्दे उड़ा दी धोनी भैया, तुम तो छक्के की छक्के मार दिए। बहुत मिस किया भाई धोनी को इस बार अपन ने वर्ल्ड कप में। आयशा लाइफस्टाइल ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। अनुराधा, गीता, नरेश, ओमकांत, रियान, अनुराधा, विकास। यहां पर ए ऑप्शन की झड़ी लग गई है जो यह सिद्ध करती है कि यह बिल्कुल सही जवाब है। एडगर डेल ने
दृश्य श्रव्य साधन के लिए एक अनुभव शंकु दिया था, जिसमें इन्होंने अलग अलग स्तरों पर इसकी मान्यता बताई कि कितना % दृश्य का होता है इंपैक्ट, कितना % श्रव्य का होता है, कितना दोनों का होता है, कितना वास्तविक उदाहरणों से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडगर डेल। बहुत बढ़िया भैया, लाजवाब, धुआंधार भैया, धुआंधार। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बता दीजिए। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के जनक कौन है? फटाफट से बताइए, क्या आंसर आएगा? मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के जनक कौन है? जल्दी से बताइएगा। पहला बीएफ स्किनर, रॉबर्ट मैग्री, टीएफ गिलबर्ट या लॉरेंस स्टोलरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, लाजवाब क्वेश्चन है, मजा आ गया है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा और धुआंधार क्लास को शेयर कीजिएगा भाई, क्लास को। वाह भैया, अदरक की जो गजब चाय बनाई है भाई ने, मजा आ गया कतई। क्या आंसर आएगा? पुष्कर, कंवर, सिम्मी शर्मा सी बता रही है, सपनार, आशीष, मेघहार, राव साहब, हंसूर, अंशु, धर्मेंद्र, किंग, ज्योतिर, विकास, परमेश्वर। यह बिल्कुल सही जवाब है। इसका पूरा नाम था थॉमस एफ गिलबर्ट। इसका नाम था थॉमस एफ गिलबर्ट और इन्होंने मैथेटिक्स यानी कि अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिपादित किया था, अवरोही। और इस मैथेटिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द मैथीन से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस एफ गिलबर्ट। भैया बहुत लाजवाब, गजब कर दिया भैया, लिस्ट प्रश्न का गजब उत्तर दिया आप लोगों ने। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खोज उपागम में अध्यापक की क्या भूमिका है? 4 ऑप्शन। यह नवीन अधिगम से संबंधित जरूरी पूर्व ज्ञान और अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। समस्या के समाधान की खोज करने के तरीके के में बालकों को जानकारी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। यह बच्चों को दोबारा अपने प्रयत्नों से ज्ञान की रचना करने पर संकेत दे सकता है, दे सकता है। यह उपरोक्त सारे काम हो सकते हैं भैया, उपरोक्त सारे काम हो सकते हैं क्या? फटाफट से आंसर दो, जल्दी से बताइए और दबा के शेयर कीजिए क्लास को। खोज उपागम सरकारी ऑप्शन के साथ जाओगे क्या? और मेरे हिसाब से आपको सरकारी ऑप्शन के साथ जाना ही पड़ेगा। रीना कुमारी मौर्य जी बहुत बढ़िया। सही आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए। सही आंसर आएगा उपरोक्त तीनों। ये बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त तीनों इसका बिल्कुल सही जवाब है, सारे काम करेगा। अगला सवाल, कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में पहले तो अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और यह निर्देशित किया जाता है कि वे इसे विचार से पढ़कर के पहले इसमें से महत्वपूर्ण बिंदु निकाले और इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करे? प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि या अन्वेषण विधि? 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर चाहिए मुझे। जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए भैया। क्लास लगातार शेयर होती रहनी चाहिए चारों तरफ। सुमन कंवर जी इसमें डी बता रही है, आराम से सोच लो, समय लो भैया। क्या आंसर आएगा इसमें? क्या आंसर आएगा? बिल्कुल 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 सही जा रहा है, सही जा रहा है। डी ऑप्शन के साथ जा रहे हो क्या आप, या सी के साथ जाओगे? और भैया यहां आकर के हो गए हैं हम धराशायी, क्योंकि सही उत्तर आएगा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। क्योंकि इसमें शिक्षक सबसे पहले कक्षा में अधिगम सामग्री प्रदान कर देता है और पहले कह देता है इसको ढंग करके पढ़ लो, अपने आप पढ़ो। बालक का निरीक्षण करता है टीचर और फिर सारांश देता है कि क्या समस्या का समाधान हो सकता है सर्वश्रेष्ठ। सही आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, जिसके जनक हो जाएंगे डेजी मॉर्वेल। डेजी मॉर्वेल इसके जनक हो जाएंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नांकित में से किस क्षमता के प्रकार में बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य करने में समस्या आती है? यह भी यार अच्छा क्वेश्चन है और लगातार शेयर करते रहो भैया। निम्न में से किस क्षमता के अंतर्गत बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य करने में दिक्कत आती है? गामक क्षमता, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया भैया, डिस्फेजिया या डिस्सेफिया? क्या आंसर आएगा? विकास बिजाड़ी बोले सर मेरे जुकाम हो रखा है। जुकाम हो रखा तो भैया चाय वाई पी, राइनो वायरस है, एक कुछ नहीं है, सिट्रिजिन का पत्ता खा जा। चलिए भैया फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा। और भैया बी ऑप्शन की झड़ी लग गई है भैया, पढ़ने में नहीं आ रही कमेंट।
गजब। और सारे के सारे लगे रहो, बिल्कुल फ्लुएंट तरीके से कमेंट आने चाहिए सबके, फटाफट फटाफट। आंसर है यहां पर डिस्कैलकुलिया, क्योंकि डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत बालक क्या कार्य नहीं कर पाता, गणना कार्य नहीं कर पाता, गणितीय कार्य करने में उस भाई को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत बढ़िया भैया, इस बार किया ही तुमने, धूम मचा दी भैया इस बार, लाजवाब। चलिए अगला सवाल। किसने कहा था कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है? ले भाई, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट विधि का सवाल आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसने कहा था कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगा करके और सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है? फटाफट से आंसर दो और क्लास को शेयर करते रहो, और जितने भी लोग देख रहे हो क्लास को लाइक कर दो। जमाल खान जी बहुत बढ़िया, फटाफट से शेयर कर दो क्लास को, सारे के सारे। शेयर नहीं करते हो क्लास को, बड़े यार ढीले हो गए यार तुम। पहले तो तुम एक आवाज देता था जिसमें पता नहीं कितने तो ले आते थे, तुम फटाफट से पूरा गांव उठा लाते थे। शेयर करो दबा करके एक बार सारे के सारे, क्या आंसर आएगा? किसने कहा था प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे मन लगा करके सामाजिक वातावरण पूरा किया जाता है? आंसर आएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने यह कथन कहा था, कई बार एग्जाम में आया है और धूम मचा कर रखी इस सवाल ने कई बार। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बिना कोई समय गवाए ये रहा। अब आया सवाल तो ढंग का। कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है? आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है, स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। चार ऑप्शन, पहले विशिष्ट उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर परीक्षण, फिर सामान्यीकरण। चारों तरफ भैया झड़ी लगी हुई, फटाफट से आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। और लाजवाब उत्तर आना चाहिए भैया, लाजवाब जिसे कहते हैं, मजा आ जाना चाहिए, बस हाँ गर्दा उड़ जाना चाहिए। क्या आंसर आएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक एक बच्चे से बिल्कुल सही चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। सुखदेव सिंह चौहान राजपूत जी बी बता रहे, बीकानेर से बी बता रहा। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? फटाफट से बताओ, खींच के आंसर दो, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये हो क्या रहा है भाई? देखो भैया, उदाहरण देने पड़ेंगे, उदाहरण यहां भी दे रहा है। निरीक्षण करना पड़ेगा, निरीक्षण यहां भी है। सामान्यीकरण करना पड़ेगा, सामान्यीकरण भी है। परीक्षण करना पड़ेगा, परीक्षण भी है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा। आगमन विधि में चार पद पाए जाते हैं। सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनका निरीक्षण किया जाता है, फिर उसका सामान्यीकरण किया जाता है, तब जाकर के किसी व्यक्ति विशेष पर उसका परीक्षण होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया भैया। चलिए अगला सवाल। एक ऐसी अध्ययन विधि जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में रहकर कार्य करता है। इस दौरान वह नियमित रूप से अध्यापक से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता है और उन्हें अपनी प्रगति से अवगत कराता रहता है। कौन सी अध्ययन विधि है ये तो बता दो भैया। आप तो अभी भी बताया था इस क्वेश्चन का आंसर। ये विधि अभी भी आ चुकी है, फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो खींच के। बॉबी देवल बोल रहा है कि सर 25 फरवरी होगी क्या डेट? अरे नहीं होगी 25 फरवरी, आगे जाएगी। क्या आंसर आएगा बताओ। राधिका शर्मा डी बता रही है इसमें, डी आएगा क्या इसमें? अरे भाई इसमें क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। अरे अभी अभी तो बताया था ए ऑप्शन, बिल्कुल अब आ रहे भैया सही जवाब सबके। बहुत बढ़िया भैया, भगवान का शुक्र है कि अब तुम बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो सारे के सारे। सही आंसर आएगा पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, डेजी मोरवेल वाली। इसके अंदर पहले टीचर विद्यार्थी क्या करता है, अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से सीखता है और फिर जो समस्या का समाधान किया उसका सोल्यूशन भी टीचर से प्राप्त करता है और अपनी प्रगति की जानकारी लेता है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी के निम्न वरीयता क्रम को पहचानिए। यानी ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक उद्देश्य दिया था ना 1956 में, उसमें 6 उद्देश्य कौन से थे? पहचानो फटाफट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और खींच के पहचानो, खींच के। ज्ञान, अवबोध, संश्लेषण, प्रयोग, मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, बोध, मूल्यांकन। 4 ऑप्शन आपके सामने, भाई पढ़ो फटाफट, आंसर दो बस। और आंसर मुझे चाहिए हर हाल में, आंसर चाहिए भैया हर हाल में, धुआंधार आंसर चाहिए। धोनी बोल रहा है सर कैमरे से बाहर आओगे, मेरा बस नहीं चल रहा वरना मैं कैमरा कूद के आ जाऊं आपके वहां, लेकिन जल्दी से आंसर चाहिए मुझे।
ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें रखी जाती है, जल्दी बताइए, 6 चीजें पहचानो फटाफट। सी 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 के साथ जा रहे हैं। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बधाई हो भाई, बधाई हो, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई, गर्दे उड़ा दिए हैं। ज्ञान आता है पहले, फिर अवबोध आता है, फिर प्रयोग आता है, फिर विश्लेषण आता है, फिर संश्लेषण आता है, फिर मूल्यांकन आता है। यही सही उत्तर है भाई, बधाई हो भाई, बाहर बहुत बहुत बधाई हो। ऑलराउंडर जी बहुत बहुत बधाई हो। कृष्णा, अगला सवाल। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्वपूर्ण काम यह है कि यह शिक्षण को क्या बना देता है। 4 ऑप्शन है, उत्तर दो फटाफट। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्वपूर्ण काम यह है कि यह शिक्षण को रोचक बनाता है, सरल बनाता है, जीवंत बनाता है, सारे काम करता है। सरकारी ऑप्शन, फटाफट आंसर, फटाफट से आंसर भैया, फटाफट से आंसर, और खींच के आंसर आना चाहिए, खींच के। पुष्पेंद्र सिंह जाट, हीरालाल चांदनी, राधिकार, पूजा यादव, ऑलराउंडर कृष्णा, बंटी मीणा, सुखदेव, दीपशिखा जोशी, पुष्पा, कन्हैया लाल, विनीता, ग्यारसी लाल, कजोड़मल, चौथमल, बवरी, हरिओम, राजेंद्र, पुष्पेंद्र। क्या आंसर आएगा? डी। और बिल्कुल डी सही जवाब है। क्यों? रोचक भी बनता है, सरल भी बनता है, जीवंत यानी कि सजीव बनता है। बिल्कुल रोचक और सजीव ज्ञान प्राप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त से भी। चलिए अगला सवाल। समस्या समाधान विधि अच्छी विधि है, क्यों? क्यों अच्छी विधि है समस्या समाधान? क्योंकि 4 ऑप्शन है। इस विधि में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है। पाठ्यचर्या समय पर समाप्त की जा सकती है। शिक्षक किसी प्रश्न को हल करने की आवश्यकता नहीं होती। छात्र उनकी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। यार ये तो एक ही ठीक लग रहा है मुझे, तो इनमें से पहचानो तुमको क्या लग रहा है, फटाफट से पहचानो, देखें फटाफट से पहचानो। समस्या समाधान विधि अच्छी विधि है, क्यों? क्यों अच्छी विधि है भाई? 4 ऑप्शन है, आंसर दो। एक अग्रवाल जी बोले सर मेरा भी नाम लो। बिल्कुल लो, आपका नाम भी ले दिया साहब। बताओ इसमें सही उत्तर क्या आएगा? समस्या समाधान विधि अच्छी विधि है, क्यों? ऐसा क्यों है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन देने वाले बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यह बिल्कुल सही जवाब है। यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। चलिए अगला सवाल। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम पहचानिए। भाई जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था, हर्बर्ट ने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली दी थी, पंचपदीय। अब वो 5 पद कौन कौन से आपके सामने हैं, उत्तर दीजिए फटाफट से, मुझे उत्तर दीजिए। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है दोस्तों, एग्जाम में डिट्टो छपने के चांसेस रहेंगे, फटाफट से आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, पहचानो कौन सा पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली के बिल्कुल सीक्वेंस में लगाए गए पद। फटाफट सारे कमेंटों पर नजर है भैया मेरी, बड़ी स्क्रीन पे सब दिख रहे हो तुम मुझे, तुम्हारी फोटो में तो दिख रही है, बढ़िया बढ़िया। सीताराम जी, गंगा, हेमलता, एकता, पूजा, पुष्पा, लक्ष्मण, धर्मेंद्र, रामकिशन, राम प्रसाद, रघुवीर, शिल्पा, ऑलराउंडर, नरेश, अशरफ। क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन कर दूं क्या? सी ऑप्शन कर दूं क्या? सी बिल्कुल साहब, शशिकांत मिश्रा जी बिल्कुल सही जवाब। प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यकरण और फिर प्रयोग। चलिए अगला सवाल। कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध से संबंधित नहीं है? यानी अवबोध के अंतर्गत जो चीजें आती है उससे क्या संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन है, उदाहरण देना, संबंध देखना, वर्गीकरण करना या प्रत्यास्मरण करना। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी चीज अवबोध वाले उद्देश्य में नहीं आती? 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताओ। सांखड़ा जी बहुत बढ़िया, सांखड़ा जी बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। आरजी 34, राजवीर जी गजब। क्या आंसर आएगा इसको बताओ, देखें कौन सी मानसिक योग्यता अवबोध या प्राप्य उद्देश्य से संबंध नहीं? उदाहरण देना, संबंध देखना, वर्गीकरण करना या प्रत्यास्मरण करना। सही उत्तर क्या आएगा? बहुत बढ़िया भैया, डी ऑप्शन की झड़ी लग रही है और डी ऑप्शन की झड़ी लगाने वालों को बधाई देना चाहूंगा, बिल्कुल सही जवाब है। अरे भैया प्रत्यास्मरण आता है ज्ञान में, उसमें प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण आता है, लेकिन अवबोध में उदाहरण देना भी आता है, संबंध भी आता है, वर्गीकरण करना आता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बधाई हो भैया। चलिए अगला सवाल। गलत कथन का चयन करो, गलत कथन का चयन करो। मौखिक अभ्यास प्राथमिक कक्षाओं की अपेक्षा माध्यमिक कक्षाओं में अधिक है।
अभ्यास कार्य को ऋणात्मक पुनर्बलन की जगह नहीं देना चाहिए। मौखिक कार्य से समय की बर्बादी है, अतः नहीं देना चाहिए। अभ्यास कार्य आवश्यक है क्योंकि इससे संप्रत्यय याद करने में मदद मिलती है। गलत कथन का चयन करना है भैया, एक गलत कथन का। आंसर क्या आएगा फटाफट से बताओ और खींच के उत्तर दो, खींच के, मजा आ जाना चाहिए। आंसर क्या आएगा? एक के साथ जारी दुनिया और मेरे भाई ए के साथ जारी दुनिया, ए सी ए सी ए सी 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 बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों मौखिक कार्य समय की बर्बादी अतः नहीं देना चाहिए। क्यों समय की बर्बादी क्यों है? मौखिक कार्य क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए भैया। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण होता है, व्यापकता होती है, अविश्वसनीय होता है, अवैध होता है। इनका अंकन बहुत कठिन होता है भैया। इनमें से एक उत्तर छांटना है और उत्तर बताना है भैया। फटाफट से बताओ और खींच के बताओ, खींच के, लाजवाब तरीके से। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण होता है, व्यापकता होती है, अविश्वसनीयता होती है, अवैध होती है, या इनका अंकन बहुत कठिन होता है। सही उत्तर क्या आएगा जल्दी बताओ। निर्मला, हेमलता, सुनीता, उसमें ए और सी में कंफ्यूजन है लेकिन उसमें सी ही आएगा। आंसर बताइए क्या आएगा? कृष्ण, गजेंद्र, ममता, निस्सी खान 786, स्नेहा। सही उत्तर आ रहा है बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ जारी सारी दुनिया। ए बिल्कुल सही जवाब है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के परीक्षणों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें व्यापकता होती है। ये पूरे सिलेबस को कवर करके बनाया जाता है, पूरे सिलेबस को कवर करके बनाया जाता है। चलिए अगला सवाल। लिखित कार्य करवाते समय सर्वाधिक ध्यान दिए जाने योग्य बात क्या है? जब भी आप बच्चों से कोई लिखित कार्य करवा रहे हो तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है? कार्य शुद्ध और व्यवस्थित हो, यह ठीक है। जीवन से संबंधित समस्याएं ही लिखित कार्य द्वारा करवाई जाए। संशोधन सामूहिक रूप से श्यामपट्ट पर करवाया जाए। लिखित कार्य नियोजित भी हो, नियमित भी हो और क्रमबद्ध भी हो। होने को तो चारों ऑप्शन ही ठीक है भैया, लेकिन सर्वश्रेष्ठ छांटना है आपको इसके अंदर। कैसे? फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा। वस्तुनिष्ठ में व्यापकता कैसे होगी? व्यापकता का मतलब खाली कॉपी भरने से नहीं है। व्यापकता का मतलब होता है जो पूरे सिलेबस को कवर करता हो। अगर मैं आपको यह कहूं कि आपके ग्रेड 3 के मेंस के एग्जाम में 150 क्वेश्चन की जगह, 150 ऑब्जेक्टिव की जगह 10 निबंधात्मक होंगे तो व्यापकता कहां से हो जाएगी? 150 ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि पूरे सिलेबस को कवर करके बना लेता है, व्यापकता है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें कार्य नियोजित भी हो रहा है, नियमित भी हो रहा है और क्रमबद्ध भी हो रहा है। मतलब सारे ही कार्य चौथे ऑप्शन के अंतर्गत होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण अधिगम में खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? ध्यान रखना, शिक्षण उपागम जो आता है उसमें खोज उपागम आता है, खोज, रिसर्च अप्रोच। इसे उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? जेरोम ब्रूनर को, आर्मस्ट्रॉन्ग को, एलेक्स ऑसबॉर्न को या अरस्तु को? फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। विधि नहीं पूछ रहा है, एक बात ध्यान रखना, विधि नहीं पूछ रहा है, ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान विधि नहीं पूछ रहा है, खोज उपागम पूछ रहा है। और जब खोज उपागम आता है तो मेरे भाइयों जेरोम ब्रूनर आता है। खोज उपागम में जेरोम ब्रूनर आता है। सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तुम तो खोज विधि देख लिए, देखते हो कि खोज विधि के द्वारा पूछ रहे, खोज विधि नहीं पूछ रहा मैं, खोज विधि नहीं पूछ रहा मैं, यहां पर खोज उपागम पूछ रहा हूं और खोज उपागम जेरोम ब्रूनर का चलता है। ये ध्यान रखना, अपने भेजे में डाल लेना इस बात को सारे के सारे। चलिए अगला सवाल। अध्यापक के लिए विषय शिक्षण की एक चुनौती क्या है? अध्यापक के लिए अपने विषय के शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सरकार की उदासीनता, विषय के अध्यापकों की कमी, कक्षा का वातावरण, या ये सारे? ये भैया सरकारी ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दो। जब भी खोज उपागम पूछे ना भाई तो जेरोम ब्रूनर कर देना, जब खोज विधि पूछे तो आर्मस्ट्रॉन्ग कर देना। अब आंसर दो फटाफट से, क्या आंसर आएगा?
आंसर दो फटाफट से, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी। अध्यापक के लिए विषय शिक्षण की चुनौती क्या है? सरकार की उदासीनता, विषय अध्यापकों की कमी, कक्षा का वातावरण, उपरोक्त सभी। और डी ऑप्शन सारे के सारे लोग दे रहे हैं, यह बिल्कुल सही उत्तर है। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल। एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत कर रहा है, तो यह क्या दर्शाता है? एक विद्यार्थी एक समस्या के अनेक उत्तर दे रहा है, मतलब मल्टीपल खतरनाक आंसर दे रहा। भैया छोरा तो मंझावा छोरा, पारंगत छोरा, भैया खतरनाक इंटेलिजेंट छोरा। तो वो प्रासंगिक उत्तर प्रस्तुत कर रहा है, तो ये क्या दर्शाता? प्रवृत्ति को, अभिवृत्ति को, उसकी रुचि को, या किसी को नहीं? आंसर दो, आंसर दो भैया, आंसर दो। क्या आंसर आएगा? अजीत गुजर करौली से, विक्रम सिंह, लालचंद, ऑलराउंडर उर्मिला, नरेश, शिल्पा, राहुल पहाड़िया, धोनी, बायल दायमा, सपना गोयल, सुखदीप, गीतांजलि। क्या आंसर आएगा इसमें? क्या आंसर करें? सीमी शर्मा जी सी बता रही हैं, रुचि के साथ जा रहे हैं, रुचि के साथ जा रहे हैं, रुचि के साथ जा रहे हैं, रुचि 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 रुचि। और रुचि इसका बिल्कुल सही जवाब है भाई, रुचि इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर कोई बच्चा किसी समस्या के अनेक उत्तर दे रहा है, मतलब उस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है इसका मतलब उसकी रुचि है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल। विषय शिक्षण में आने वाली चुनौतियों को दूर कैसे किया जा सकता है? विषय के शिक्षण में आने वाली चुनौतियों को दूर कैसे किया जा सकता है? समाज एवं छात्रों की सहभागिता से, कक्षा को उचित वातावरण देकर के, शिक्षकों के उत्साह से, ये उपरोक्त तीनों। विषय शिक्षण में आने वाली चुनौतियों को दूर कैसे किया जा सकता है? समाज एवं छात्रों की सहभागिता से, कक्षाओं का उचित वातावरण प्रदान करके, शिक्षकों के उत्साह से, या उपरोक्त तीनों? आंसर दीजिएगा। राहुल पहाड़िया, राजेंद्र श्रीमाल, धोनी जी। रुचि इसलिए क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट है उसका, रुचि है। क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। विषय शिक्षण में आने वाली चुनौतियों को कैसे दूर किया जा सकता है? डी ऑप्शन दे रहे हैं, सारे के सारे विद्यार्थी डी ऑप्शन दे रहे हैं, और डी ऑप्शन जितने विद्यार्थियों ने दिया है यह बिल्कुल सही जवाब है। उपरोक्त तीनों, शिक्षकों के उत्साह से भी, उचित वातावरण से भी, और सहभागिता से भी। चलिए अगला सवाल। मूल्यांकन क्यों किया जाता है? मूल्यांकन क्यों किया जाता है? उपलब्धि की जांच करने के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, कक्षा में उन्नति के लिए, या प्रतियोगिता की भावना को जागृत करने के लिए? चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दें। नरेश सैनी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। क्या आंसर आएगा? मूल्यांकन क्यों किया जाता है? आदमी का क्यों किया जाता है? मेन उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन से क्या पता चलता है? बच्चों की योग्यताओं का निर्धारण होता है। तो 47 में क्या होगा? ए ऑप्शन के साथ जा रहे विद्यार्थी, ए ऑप्शन के साथ, ए ऑप्शन के साथ, ए ऑप्शन के साथ, ए ऑप्शन के साथ, और ए ऑप्शन इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इसके बिल्कुल सही उत्तर है। बालक की उपलब्धि की जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उपलब्धि रही, क्या अचीवमेंट रही, क्या निष्पत्ति रही, क्या परिणाम रहे, बालक ने कितना बेहतर किया, पिछली बार से कितना अच्छा किया, कमजोरियों को दूर किया या नहीं किया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? रटकर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, या सवाल हल करने पर? आंसर दीजिएगा। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? रटने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, सूत्र याद करने पर बल देता है, या सवाल हल करने पर बल देता है? एनसीएफ 2005, जल्दी से उत्तर दें। राहुल पहाड़िया, शशिकांत मिश्रा, जैस्मीन, ईश्वर, प्रहलाद, पार्वती। क्या आंसर आएगा? फटाफट से आंसर देना है। सुखदेव सिंह जी, निस्सू, शिल्पा, गंगाराम, पूजा, प्रहलाद, सुनीता, रीना, अशोक, अशरफ। क्या आंसर आएगा? जल्दी से। और क्लास को शेयर करते रहो दोस्तों, जितने विद्यार्थी वर्ग हैं सारे के सारे क्लास को शेयर करते रहे, और चुनाव चिन्ह यानी कि जो लाइक का बटन उसे जरूर दबाना है। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, करके सीखने पर, जिसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो लर्निंग बाय डूइंग होता है। और ये लर्निंग बाय डूइंग का जो विचार आया था ना सबसे पहले, वो जॉन डीवी को आया था, ये ध्यान रखना। जिसके बाद में
इसका समर्थन स्किनर ने भी किया और कहीं ना कहीं फिर इसको किसने अपना लिया, एनसीएफ 2005 ने अपना लिया। बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? फटाफट से बताओ, नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण या निगमन? जल्दी से बता। यतीन शर्मा जी बोले सर आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यतीन जी आपको दुनिया जहां की सारी खुशियां मिले। आप लोग यतीन शर्मा जी आप अपने जीवन के पथ पर यूं ही सफल हो, आपको आपके माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहे, जीवन के ऊपर आपको पथ प्रदर्शक मिले और बुलंदियों को ऊपर आप विराजमान हो और संसार के हर सुख को आप प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर से हमारी कामना है। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा इसमें? नियम से उदाहरण की ओर चलना है। डी कर दे, नियम से उदाहरण की ओर। नवीना जी, निस्सू, उषा, बीना, ममता, हरिओम, अजीत गुजर, रीना डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, निगमन विधि। आगमन विधि में तो चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर और निगमन विधि में कैसे चलते हैं? नियम से उदाहरण की ओर। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे फॉर्म में आते हो तुम। ये तो ऐसे आज लग रहा है टेस्ट में चल रहा है तुम्हारा ना। प्रायोजना के प्रतिपादक कौन है? प्रोजेक्ट के। प्रायोजना या प्रोजेक्ट के प्रतिपादक कौन है? अब ध्यान रखना, प्रायोजना जो है ना दोस्तों, इसको योजना और इसको प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। प्रोजेक्ट इसी के नाम है। इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर, हर्बर्ट, जॉन डीवी, विलियम किलपैट्रिक। आंसर दो फटाफट से, फटाफट से आंसर दीजिएगा। सही उत्तर क्या आएगा? प्रायोजना के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है, हर्बर्ट है, जॉन डीवी है या विलियम किलपैट्रिक है? जल्दी से उत्तर दीजिए। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी ऑप्शन। किलपैट्रिक, 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 जीकेपी। सी ऑप्शन के साथ कौन जा रहा है? ये सी ऑप्शन कैसे होगा भाई? प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, प्रायोजना की बात कर रहा है। क्लियर है ना आपको? डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक माने जाते हैं और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट विधि का सूत्रपात करवाया था, सन 1918 के अंदर करवाया था। चलिए, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल होना बहुत जरूरी है आपके हिसाब से? मतलब आप लोग जितने लोग देख रहे हो, आपके हिसाब से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल ज्यादा जरूरी है? बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचनाएं रखना, बच्चों से विषय वस्तु के स्मरण करने की योग्यता करवाना, बच्चों को परीक्षा में खाली अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दीजिए। चार ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दीजिए और आंसर अच्छा आना चाहिए, लाजवाब आना चाहिए। बताइए क्या आएगा? हाँ बिल्कुल, विचार आया था जॉन डीवी को, लेकिन जनक किलपैट्रिक है। बहुत बढ़िया। आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल होना अति आवश्यक माना गया? अति आवश्यक। जल्दी से आंसर दें, जल्दी जल्दी जल्दी। दीपशिका जोशी जी ए बता रही है, इसमें ए ऑप्शन की झड़ी लग गई है और ए ऑप्शन वाले बधाई के पात्र है क्योंकि ए बिल्कुल सही जवाब है। बालक को ज्ञान की खोज के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना, मतलब बालक को जिज्ञासु बना सको आप, तो ये एबिलिटी होनी चाहिए एक अच्छे टीचर में। अनुपस्थिति कैसे रोकी जा सकती है? जैसे कुछ बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं आते साहब, विद्यालय नहीं आते, बार बार अटेंडेंस ब्रेक करते हैं, भाग जाते हैं, आते नहीं स्कूल, तो अनुपस्थिति कैसे रोकेंगे? शिक्षा के द्वारा। छात्र को दंडित करो, मिठाई दो या उनके माता पिता से संपर्क करके। सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन दो। शिक्षा तो देखो दे ही नहीं सकते क्योंकि शिक्षा के लिए तो लेने के लिए बैठे नहीं, अनुपस्थित है वो। अब बताओ आंसर क्या आएगा फटाफट से। अनुपस्थिति कैसे रोकी जा सकती है? शिक्षा के द्वारा, छात्र को दंडित करके, मिठाई दे करके या अभिभावकों या माता पिता से संपर्क करके। सही आंसर क्या आएगा? बताओ बताओ, क्या आंसर आएगा साहब? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी। दिव्या बीणा जी डी। भरत गोविंद, बहुत बढ़िया भैया, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भाई शिक्षा तो दे ही नहीं सकते, दंडित करना बेकार है, मिठाई देकर क्या होगा भैया? आज मिठाई आएगा, कल आ जाएगा, कल मिठाई के लिए फिर आएगा, लेकिन मिठाई नहीं मिलेगी तो फिर छूट जाएगा। अभिभावकों के, अब उनके माता पिता से संपर्क करो, भाई तकलीफ क्या है, क्यों नहीं आ रहा छोरा, क्या तकलीफ है, हम दूर कर देंगे, हमारे पास भेज दो। अगला सवाल, आगमन विधि का क्या दोष है? वाह, वैसे तो दुनिया आगमन विधि को सर्वश्रेष्ठ मानती है, लेकिन कुछ ना कुछ दोष तो है। इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता, ये ज्यादा समय लेती है, ज्ञान कम देती है, सूझ और बुद्धि के लिए उपयोगी नहीं है या स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इस विधि का दोष क्या है? ये उत्तर दो आप फटाफट से। इस विधि का दोष क्या है? फटाफट से उत्तर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए भैया, क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से।
राहुल पहाड़िया जी। बस अब खत्म होने वाले भैया सवाल। 60 क्वेश्चनों का जुगाड़ है, 60 क्वेश्चनों तक पारी खींचनी है आपको। मैं जीतना भैया। क्या आंसर आएगा फटाफट बताइए। आगमन विधि का दोष क्या है? यह है, ये टाइम ज्यादा लेती है, ज्ञान कम देती है भैया। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता, बर्बाद कर देती कई बार। इसलिए अच्छे टीचर को आगमन निगमन दोनों विधियों के माध्यम से पढ़ाना आना चाहिए। चलिए अगला सवाल। मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? अगर आप मूल्यांकन कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, सारे के सारे होने चाहिए। फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। क्या सही उत्तर आएगा? मूल्यांकन के लिए एक उत्तम उपकरण के अंतर्गत क्या विशेषता होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। फटाफट आंसर दो। क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी 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 फटाफट से उत्तर देते चलो भैया, खींच के उत्तर दो। डी ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन के साथ उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। वस्तुनिष्ठता का मतलब जब सारे गुण मिश्रित हो जाए, विश्वसनीयता सारे टीचर को भी मिलकर चेक कर दे तो भी अंक वही आए, वैधता जिसके लिए प्रश्न बना उसकी जांच कर दे, यानी कि सारे सारे होने चाहिए। अगला सवाल, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण सूत्र की जानकारी होना, शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों ज्ञान होना, संबंधित पाठ योजनाएं बनाना, या ये सारी बातें जानकारी में होनी चाहिए? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। डीएन ज्ञान श्लोक सागर जी बहुत बहुत बधाई आपको। नवल किशोर वर्मा जी जोधपुर से नमस्कार आपको। आरजे 34 राजवीर, बंटी मीणा, पायल डायमा, आशा डामोर, हेमलता, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। क्या आंसर आएगा फटाफट से बताओ। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, और डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये सारे के सारे आपके लिए जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो ये छटवाता कि इनमें से एक छाटो सबसे ज्यादा जरूरी, अगर ये तो उपरोक्त सभी आगे, लेकिन मान लो एक छाटना पड़ जाता तो फिर लेसन प्लान को पड़ जाना कि लेसन प्लान बनाना ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अगला सवाल, मूल्यांकन किसका होता है? व्यक्तित्व का, कौशल का, रुचि का, या शैक्षिक उद्देश्यों का? आप जो मूल्यांकन करते हो बच्चों का, जब आप पढ़ा चुके होते बच्चों को, तो ये मूल्यांकन किससे जुड़ा होता है? वीर एजुकेशन बहुत बहुत बधाई हो आपको। व्यक्तित्व का होता है, कौशल का होता है, रुचि का होता है, शैक्षिक उद्देश्यों का होता है? जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए भैया, सही उत्तर क्या आएगा? मूल्यांकन होता है, व्यक्तित्व का होता है, कौशल का होता है, रुचि का होता है, या शैक्षिक उद्देश्यों का होता है? सही जवाब क्या होगा? सर आपकी क्लास कितने बजे शुरू होती है? 6 बजे शुरू होती है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी, डी 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 एंड डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्यों का मूल्यांकन होता है, जैसे कि ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। चलिए अगला सवाल, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण का लाभ बताइए। उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण का लाभ क्या है? छात्रों की कठिनाइयों और समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। छात्रों को भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाया जा सकता है, ये उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट से बता डाले, फटाफट से बता डाले। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी भैया जल्दी। डेली होती क्लास अजी, आज छठवां दिन है डेली होते हुए। अब कल तो संडे की छुट्टी है भैया मेरी, संडे को तो नहीं होगी क्लास मेरी, संडे को तो नहीं होगी, लेकिन बाकी दिन तो भैया लगातार हो रही है, धुआंधार हो रही है। बताओ सही उत्तर क्या आएगा इसमें? डी ऑप्शन के साथ जा रहे हो, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उपरोक्त सभी। एक निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा आप ये सारे कार्य कर सकते हैं कि भविष्य में त्रुटियां ना करें, प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाए, समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाए। अगला सवाल, मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार के लिए उपयोगी परीक्षा कौन सी है? मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार के लिए उपयोगी परीक्षा कौन सी? मंद बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, या विश्लेषणात्मक परीक्षण? मंद बुद्धि छात्रों के अंदर सुधार हेतु कौन सी परीक्षा ज्यादा उपयोगी है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ भैया। हाँ यही काम रख, संडे को भी क्लास रख लो, कहीं जाके फिर भैया कब्र खोद लो खुद की और फूल चढ़ा लो खुद ही अपने ऊपर।
संडे क्लास होने लेते हैं, संडे को तो रेस्ट करते हैं ना सब घर पे। सही आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार के लिए उपयोगी परीक्षा कौन सी है? बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, निदानात्मक परीक्षण, क्योंकि इससे क्या पता चलेंगे कारण, और कारण के आधार पर होगा उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग। और इससे लाभ किसको मिलेगा? मंदबुद्धि छात्रों को। हो सकता है कि बंदा कभी जिंदगी में पास हो जाए। अगला सवाल, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मापदंड क्या है? अगर आप शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा? छात्र की आवश्यकता का, समाज की आवश्यकता का, विषय वस्तु की प्रकृति का, या उपरोक्त सभी? फटाफट से आंसर दें, फटाफट से आंसर दें। शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मापदंड क्या माने जाएंगे? छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखा जाएगा, समाज की आवश्यकता को, विषय वस्तु की प्रकृति को, या उपरोक्त सभी को? फटाफट से आंसर दें। धर्मेंद्र जाट, अंश अरोड़ा, प्रहलाद मीणा, धर्मेंद्र, ग्यारसी लाल, गायत्री, सीमा, नेमीचंद, संगीता, पुष्पेंद्र, राजेंद्र, दीपशिखा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्यों? छात्र की आवश्यकता का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, समाज के साथ मूल्य भी देखने होंगे, विषय वस्तु का नेचर कैसा है, बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित, ये भी देखना होगा। इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे। चलिए अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री है? निम्नांकित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री, मतलब दिखाई भी देती, सुनाई भी देती है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन या एपिडाइस्कोप? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। निम्नांकित में से दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है? रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविजन है या एपिडाइस्कोप है? जल्दी बताइएगा। देवेश कुमार, आकांक्षा, राहुल पहाड़िया, राधिका जी, सुमित्रा, नमिता कुमारी शर्मा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सरोज जी, रीना जी, नेमीचंद, अश्लेश्वर, सुनीता, नंदलाल, गोविंद, संजू, रामस्वरूप, अनव, द पैशनेट सिंगर निशा। सी ऑप्शन के साथ जारी है, और सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि रेडियो तो है आपके, देखो साहब, श्रव्य है, टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य है, और यह एपिडाइस्कोप दृश्य है, जबकि ये जो आपका टेलीविजन है ये दृश्य श्रव्य दोनों है, और इसका आविष्कारक है जेएल बेयर्ड। और टेलीविजन के अंदर दो प्रकार की स्क्रीन होती है, एक तो होती है एलसीडी होती है, एक होती है एलईडी, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटेटिंग डायोड। और आजकल टेलीविजन के ऊपर डीडी इंडिया चैनल जो चलता है, उस डीडी इंडिया और डीडी राजस्थान के ऊपर एक शिक्षा दर्शन नाम का कार्यक्रम चल रहा है, जो कोरोना काल में बहुत प्रभावी हुआ दोस्तों, बहुत लाजवाब चला है, अद्भुत चला है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मूल्यांकन के लिए अपनाई जा सकने वाली विधियां कौन कौन सी हैं? अगर अपने को मूल्यांकन करना है तो अपन कौन कौन सी विधियां अपना सकते हैं? निरीक्षण और साक्षात्कार, जांच पड़ताल, सूची, प्रश्नावली, संचित अभिलेख और सामयिक जांच, या उपरोक्त सभी? फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो। मूल्यांकन के लिए अपनाई जा सकने वाली विधियां कौन कौन सी है? निरीक्षण और साक्षात्कार है, जांच पड़ताल, सूची है, प्रश्नावली है, संचित अभिलेख है, सामयिक जांच है, उपरोक्त सभी है। पहली बात तो ये सारी की सारी मूल्यांकन की कौन सी विधियां मानी जाती है? गुणात्मक विधियां मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है? गुणात्मक विधियां मानी जाती है। इसके अलावा इनको व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां भी माना गया है। व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां भी माना गया है? अप्रक्षेपी विधियां भी माना गया है। तो क्या मूल्यांकन के लिए सारी विधियां इस्तेमाल कर सकते हैं? या दिव्या मीणा जी, नानक राम जी ने, गुड़िया शर्मा ने सही उत्तर दे दिया है, डी ऑप्शन इसका राइट उत्तर माना जाएगा। चलिए अगला, किस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता? ऐसी कौन सी विधि है जिससे ज्ञान जो प्राप्त आपने किया वह स्थायी नहीं होता, यानी कि रटकर सीखने पर बल दिया गया है? कौन से सीखने पर? रटकर सीखने पर बल कौन सी विधि देती है? आगमन, निगमन, विश्लेषण या समस्या समाधान? जल्दी से उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर आना चाहिए, सही उत्तर आना चाहिए। किस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता दोस्तों? और क्लास को शेयर करते रहना। वेब रेडियो है अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। नहीं, इसमें क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताएं। बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, और बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि निगमन विधि रटकर सीखने पर बल देती है, और रटकर सीखा हुआ ज्ञान कभी भी स्थायी नहीं होता दोस्तों। चलिए अगला सवाल, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण रूप में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण रूप में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण रूप में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? यानी कि जैसे शैक्षिक उद्देश्य, इधर था आनुभविक अधिगम,
और इधर था आपके मूल्यांकन। यह शैक्षिक त्रिकोण किसने दिया था? अनुभविक अधिगम को कहते हैं पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम निर्माण भी कहा जाता है इसको। अब जल्दी से उत्तर दो, किसके द्वारा किया गया था? फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 खींच के उत्तर दो भैया फटाफट, अंतिम पड़ाव चल रहा है। आशा यादव जी बी बता रही है, इसमें डॉक्टर ब्लूम आएगा क्या? बी कर दे भैया, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर बीएस ब्लूम के द्वारा यानी कि बेंजामिन सैमुअल ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण रूप में दिखाया गया था, जिसमें पहले नंबर पर रखा था शैक्षिक उद्देश्य को, दूसरे पे रखा था अनुभविक अधिगम यानी कि पाठ्यक्रम को, और तीसरे नंबर पर किसको रखा था? मूल्यांकन को रखा था। चलिए अगला सवाल, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है सत्य असत्य, बहुनिर्वचन, रिक्त स्थानों की पूर्ति, उपयोग सभी। ये तो उपयोग सभी आएगा, तो पहले कर चुके अपन। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकांकी है, सतत यानी कि लगातार चलने वाली है, निरंतर चलने वाली, उपयोगी है या अनुपयोगी है? जल्दी से बता दीजिए। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया को कैसा माना गया है? कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार का माना गया? एकांकी, सतत, उपयोगी या अनुपयोगी? फटाफट से आंसर दें, फटाफट से आंसर दें। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन को किस प्रकार की प्रक्रिया माना गया है? एकांकी माना गया है, सतत माना गया है, उपयोगी माना गया, अनुपयोगी माना गया? जल्दी से उत्तर दें, जल्दी से, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर करने दोस्तों, फटाफट से। बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है। कोठारी आयोग जिसको अपन मानते हैं 1964-66 वाला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसी को कहा गया है। इसने मूल्यांकन को कैसी प्रक्रिया बताया है? सतत यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया बताया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का सोपान नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का सोपान नहीं है? योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, या उपरोक्त सभी? कौन सा सोपान नहीं है? या तो एक होगा या ये सारे के सारे ही। फटाफट से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो, इसके अंतर्गत क्या आएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। मूल्यांकन का कौन सा सोपान नहीं है? या सारे के सारे ही मूल्यांकन के सोपान हैं? मूल्यांकन का कौन सा सोपान नहीं है या सारे के सारे ही सोपान हैं? यहां पर डी ऑप्शन के साथ में जाना पड़ेगा आपको। डी ऑप्शन के साथ जाने वाले बधाई के पात्र हैं। ये सारे के सारे मूल्यांकन के सोपान माने जाते हैं, ये सारे के सारे मूल्यांकन के सोपान माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा की उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या व्यक्तित्व मूल्यांकन? बच्चों का वर्गीकरण करने और कक्षा की उन्नति के लिए कौन सा मूल्यांकन होना अति आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन होना, सतत मूल्यांकन होना, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन होना या व्यक्तित्व का मूल्यांकन होना? जल्दी से उत्तर दीजिएगा, और उत्तर सही आना चाहिए दोस्तों हर हाल में। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा की उन्नति के लिए कौन सा मूल्यांकन होना अति आवश्यक है? जल्दी से उत्तर दें, जल्दी फटाफट। मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको शेयर करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को ज्वाइन करके रखना है, और ये जीवन में हर पड़ाव में आपके काम आने वाले भैया, हर एग्जाम में आपके काम आएंगे। ये ऐसे कैसे कहीं तो छपे छपाई मिलेंगे ना तुमको, तब याद करोगे तुम इस बात को। यहां पर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर आएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है ना? तो यहां पर एक्चुअल में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है दोस्तों। ये व्यापक मूल्यांकन इसी के साथ जुड़ा हुआ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको अपन सीसीई कहते हैं, जिसको अपन सीसीई कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई। अगला सवाल, किस गुण के कारण परीक्षण में शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण परीक्षण में शुद्धता रहती है? वस्तुनिष्ठता के कारण, विभेदकारिता के कारण, विश्वसनीयता के कारण या वैधता के कारण? फटाफट से आंसर दीजिएगा। किस गुण के कारण परीक्षण में शुद्धता बनी रहती है, लगातार कंटिन्यू रहती है? किस गुण के कारण? अजी भैया मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सीसी के आधार पर होना चाहिए, सतत समग्र मूल्यांकन, ग्रेडिंग वगैरह दो बच्चों को। वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता, वैधता, जल्दी से आंसर दीजिए। किस गुण के कारण परीक्षण में शुद्धता बनी रहती है? एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होगा तो उसमें विभेदकारिता भी आ जाएगी, उसमें विश्वसनीयता भी आ जाएगी, उसमें वैधता भी आ जाएगी, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुनिष्ठता। यह गुण होना बहुत कंपलसरी है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आता तो वो परीक्षा क्या कहलाती है?
जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आता तो वो परीक्षा कैसी कहलाती है? वैध परीक्षा होती है, व्यापक होती है, विश्वसनीय होती है, वस्तुनिष्ठ होती है? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए भैया, क्या आंसर आएगा? फटाफट से आंसर दे दे। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आता तो परीक्षा क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। ये अपन ने पहले भी किया था अभी। और आज का अंतिम सवाल, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है। आज का आखिरी सवाल है भी यही है, लास्ट सवाल। विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर करती है? प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, कमजोर छात्रों में, उपरोक्त सभी में। विभेदकारी परीक्षा कौन से विद्यार्थियों में अंतर करती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से उत्तर दे दीजिएगा। प्रतिभावान छात्रों में अंतर करती है, सामान्य छात्रों में करती है, कमजोर छात्रों में करती है, उपरोक्त सभी में करती है? फटाफट से आंसर दो, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर आएगा? डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, डी ऑप्शन के साथ, और डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि विभेदकारी परीक्षा जो होती है वो प्रतिभावान, सामान्य और कमजोर इन तीनों प्रकार के छात्रों में अंतर कर लेती है। तो दोस्तों, आज अपन ने शिक्षण विधियों के 70 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। 70 क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग मेथड जो पिछले विगत शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार आए हैं, और इन प्रश्नों को जिस प्रकार से आज आपने हल किया है, यह आपने सिद्ध कर दिया है कि आप किसी के बाप से भी रोके नहीं रुकने वाले हैं। सिलेक्शन लेने की दौड़ में सबसे आगे जो विद्यार्थी इस समय चल रहे हैं, उन विद्यार्थियों में आपका नाम नामजद किया जा चुका है, और आप लोगों का लेवल देख के मैं भी निश्चित हो चुका हूं कि आप सही मायनों में शिक्षक के पद को सुशोभित जरूर करेंगे और इस गरिमा में पद की शोभा जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को और अधिक प्रश्नों को प्राप्त करना है, बड़े विषय में बड़ी मैराथन चाहिए, तो क्लास को कर दीजिएगा शेयर, सभी लोग लगा दीजिएगा स्टेटस पर, और भैया लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, वो अपना चुनाव चिन्ह है। और मुझे पता नहीं, क्लास यत्र तत्र सर्वत्र फैल जानी चाहिए, लेकिन आज की क्लास में इतना ही। संडे कल की क्लास मेरी रहेगी ऑफ। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लव यू ऑल। और सारे के सारे विद्यार्थी एक बार थंब इंप्रेशन करेंगे भैया, सारे के सारे विद्यार्थी एक बार थंब इंप्रेशन करके बताएंगे। सारे के सारे विद्यार्थी थंब इंप्रेशन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लव यू ऑल। थैंक यू। पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर पुस्तक, राजस्थान सामान्य ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया धरोहर, कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक धरोहर, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। तो अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, बना लो इस धरोहर पुस्तक को अपना।